नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं मनी 9। मैं हूं संदीप ग्रोवर। क्या खरीदें क्या बेचें में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और बाजार में हम देख रहे हैं कि लगातार 6 दिन से तेजी का दौर जारी रहता हुआ नजर आ रहा है। विदेशी बाजारों से संकेत काफ़ी अच्छे आ रहे हैं और ख़ास तौर पे कल जो फेड के मिनट्स आए थे, खास तौर पे जो मीटिंग हुई थी उसके बाद जो मिनट्स निकल के आए वो यही दर्शा रहे हैं कि रेट कट के लिए यूएस का जो सेंट्रल बैंक है फेड वो तैयार होता हुआ नजर आ रहा है। तो उससे जोश बनता हुआ दिखा और हमारे मार्केट्स भी कल लगातार छठे दिन मजबूती के साथ बंद हुए हैं। आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है। क्या आज 7वां दिन होगा जब बाजार में तेजी देखने को मिलेगी, या फिर आज बाजार में मुनाफा वसूली एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है? इस सवाल का जवाब लेने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट संतोष सिंह जी कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। सर, वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका मनी 9 पर। Thank you, Sandeep ji, for having me on your esteemed show. Thank you very much. तो लगातार हम देख रहे हैं सर, मार्केट में 6 दिन से जो तेजी का दौर है वो जारी रहता हुआ नजर आ रहा है। तो बाजार में जो तेजी का सिक्सर लगा है उसमें अगर आप 6 दिन की रैली देखेंगे निफ्टी की, उसमें करीब करीब 625 अंकों की तेजी आ चुकी है। निफ्टी कल भी करीब करीब 40 अंक, सेंसेक्स करीब 150 अंक और बैंक निफ्टी पूरे 300 अंकों की तेजी लेकर बंद होते हुए नजर आए हैं। 6 दिन में जैसे मैंने बताया निफ्टी 725 अंक ऊपर बंद हुआ है और 1 अगस्त के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि निफ्टी में 24,800 और सेंसेक्स में 81,000 की जो क्लोजिंग है वो हमने दोबारा बनती हुई दिखी है। 1 अगस्त वही दिन है जब बाजार में हमने रिकॉर्ड हाइज बनते हुए दिखे थे। निफ्टी में 25,078 का हाई बनता हुआ दिखा था और 81,000 के ऊपर के जो लेवल्स हैं वो हमने सेंसेक्स पर लगते हुए दिखे थे। तो जो रिकॉर्ड हाइज बने थे उसके बाद हम देख रहे हैं कि बाजार उसके बाद की ऊंचाई पर ही जाकर बंद होते हुए नजर आए हैं। और इंट्राडे में इनफैक्ट बैंक निफ्टी ने भी 51,000 का जो लेवल है उसे पार किया था। हालांकि क्लोजिंग वहां नहीं देखने को मिले, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो बाजार तेजी के मूड में ही है। लगातार मजबूती जारी रहती हुई नजर आ रही है। आज सर हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है, कोई रिवर्सल तो नहीं आ जाएगा? क्या बाजार नया हाई लगाने की तैयारी में है या थोड़ा सा रुक सकता है, मुनाफा वसूली आ सकती है? देखिए बाजार के मोमेंटम को देखेंगे तो संदीप जी थोड़े दिनों में रिकवर हुआ है, रिबाउंड हुआ है मोमेंटम। बट लेकिन जो क्लस्टर ऑफ रेजिस्टेंस हैं, अगर आप इसके ठीक पिछले लेफ्ट साइड में आप जाकर देखें, जो हाई बना था उसके पास बाजार जाकर रुका था और उसके बाद से अचानक से गिरावट देखने को मिली थी। सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ें जो कि लगातार आज छठा दिन से चल रहा है बाजार। लेकिन आप कैंडल्स की हाइट को देखेंगे और ओवरऑल हाई लो को देखेंगे तो वो एक दायरे में है और धीरे धीरे कैंडल की हाइट छोटी होती जा रही है। इसका मतलब मोमेंटम कहीं ना कहीं लूज होते जा रहा है और फिर से जब हम प्रीवियस हाई के आसपास पहुंचेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा कि उस समय मार्केट की डेप्थ कैसी है, मार्केट किस तरह से के केमिकल रिएक्शन से होगा। क्योंकि इस बार जब हम जा रहे हैं दूसरी मर्तबा हाई के पास, तो हमारे पास जो है रिजल्ट सीजन को देखें तो रिजल्ट सीजन बहुत अच्छा नहीं रहा है। तकरीबन अगर 500 कंपनियों की बात की जाए, जो कि टॉप 500 कंपनीज हैं, उसमें रिजल्ट्स में ओवरऑल निराशा देखने को मिली है। 240 कंपनियां ऐसी रही हैं जो जिन्होंने कि प्रीवियस क्वार्टर से स्टीम लूज किया है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट, जो है वो कम गई हैं। डेफिनेटली प्रीवियस ईयर सेम क्वार्टर से देखेंगे तो ज़्यादा रहा है, या टीटीएम बेसिस पर भी अगर आप देखें तो फाइनेंशियल ईयर 24 से ज़्यादा रहे हैं नंबर्स। लेकिन मोमेंटम दैट टू दिस क्वार्टर वो थोड़ा कम गया है। इसलिए सावधानी मुझे लगता है कि ज़्यादा बरतनी चाहिए, क्योंकि सेकेंड टाइम जब मीट कर रहे हैं हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है। जब तक कि कोई प्रेसिंग या इस तरह से मार्केट नहीं दिख रहा है कि आने वाले टाइम पे बहुत तेजी होगी, थोड़ा सा कॉशन इस जगह पे लेना जरूरी होगा। थोड़ा सा कॉशन लेने की ज़रूरत है। एक तरफा 6 दिन की रैली मार्केट्स में ऑलरेडी हो चुकी है और जो पहली तिमाही के नतीजे जारी हुए हैं कंपनी की ओर से वो भी कोई बहुत ज़्यादा उत्साह या तो फिर कोई बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं दिखा रहे हैं। तो उस लिहाज से बाजार में थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है जब हम रिकॉर्ड हाइस की ओर बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। बाजार में जो रिकवरी हो रही है तो उसमें थोड़ा सा आपको कॉशियस रहने की ज़रूरत है। क्या बैंक निफ्टी में भी कॉशियस रहने की ज़रूरत है सर? क्योंकि बैंक निफ्टी हम देख रहे हैं कि निफ्टी के मुकाबले तो यहाँ मोमेंटम और भी थोड़ा सा फिजल्ड आउट, थोड़ा सा कमज़ोरी नज़र आ रहा है। 51,000 के ऊपर कल हम गए ज़रूर थे लेकिन क्लोजिंग नहीं हो पाई है। कैसे देख रहे हैं आप सर बैंक निफ्टी को? देखिए, अगर बैंक निफ्टी की बात की जाए संदीप जी, तो अगर आप लास्ट के 2-3 महीनों में बैंक निफ्टी को बाय एंड लार्ज जो है वो एकदम कह लें कि अंडर परफॉर्म किया है। उसके मुझे लगता है कि 2-3 रीज़न रहे हैं जिसके कि ये देखने को मिला है कि बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म किया है। पहला
कि क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो बैंकों में घटी है, कासा रेशियो नीचे आई है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, ये तो फाइनेंशियल नंबर्स में हमें दिख रहे हैं कि नीचे की तरफ है। दूसरा, जो आरबीआई की तरफ से प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग पर इनको प्रोविजंस करने की बात कही गई है, वो भी जो है प्रॉफिटेबिलिटी को हैम्पर करेगा, क्योंकि प्रोविजंस में कंपनियों को पैसे अलग से रखने पड़ेंगे, जो कि कह लें कि उस पर कुछ कमाई नहीं होगी कंपनियों की ज़्यादा। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिसके कारण कि लग रहा है कि बैंकिंग में से हो सकता है कि नियर टर्म में प्रेशर हो, बट लॉन्ग टर्म में मैं अभी भी आश्वस्त हूँ कि अगर सब्सटैंशियल कोई भी करेक्शन होता है बैंकों में तो आई थिंक अपॉर्चुनिटी होगी लंबे अवधि के लिए। केवल और केवल एक ही चिंता है कि जो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो घटते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ दी फाइनेंशियल मार्केट में जो इस तरह से आउट परफॉर्म है, एसआईपीज बहुत ज़्यादा हो रही हैं इस मार्केट में, तो जो कि सेविंग की तरफ पैसे जा रहे थे वो अब शायद दूसरी तरफ जा रहे हैं। ये ट्रेंड कहीं ना कहीं अगर रिवर्स होता है तब बैंकों के लिए वो एक अच्छी न्यूज़ होगी। अदरवाइज अगर सब्सटैंशियल करेक्शन होगा तो मुझे लगता है कि बैंकों के वैल्यूएशन तब रिजनेबल लगने लगेंगे। ओके, तो सब्सटेंशियल करेक्शन मतलब कि 15 से 20% की अगर यहाँ से गिरावट आती है बैंकों में तो लॉन्ग टर्म के लिए ये अच्छे हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो सिनेरियो जो है खासतौर पे Q1 के जो नंबर्स आए हैं जिसमें क्रेडिट डिपॉजिट रेशो हुआ, कासा रेशो हुआ, एनआईएमसी यानी कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन जिस तरह से नीचे आते हुए दिख रहे हैं, वो बैंकों के लिए थोड़ी सी कमजोरी की या तो फिर गिरावट के ही अंदेशे यहाँ पे दे रहे हैं। तो आपको सर PSU या प्राइवेट दोनों में से कोई भी ऐसा तबका नहीं जो फिलहाल पसंद हो? नहीं, जैसे कि आपको डिफरेंट अलग अलग पॉकेट्स पे ध्यान देना होगा कि जहाँ पर वैल्यूएशन, जैसे कि मुझे लगता है कि कोटक और एचडीएफसी बैंक, प्राइवेट बैंक की अगर बात की जाए तो वो मुझे लगता है कि अगर यहाँ से करेक्शन होता है तो देखना चाहिए। अगर दूसरी तरफ अगर हम देखें कि सरकारी बैंकों में, तो सरकारी बैंकों में जो मेरा टेकिंग ऑर्डर है उसमें बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये बैंकें होंगी जहाँ पर कि करेक्शन में ये चीज़ें रखनी चाहिए। ओके, तो कैनरा बैंक, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये PSU बैंकों में आपकी पसंद है, यहाँ पे खरीदारी करके चल सकते हैं। सेक्टोरल रुझान की बात करें तो कल के सेशन में हमने देखा कंज्यूमर ड्यूरेबल एक ऐसा सेक्टर है जो कि पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि लगातार इसमें खरीदारी होती हुई नजर आ रही है। उसमें बैंकिंग भी जोड़ लीजिए, चाहे PSU बैंक देखिए, प्राइवेट बैंक दोनों कल मजबूत होते हुए नजर आ रहे थे। इसके अलावा FMCG, मेटल और रियल्टी, इनमें भी काफ़ी अच्छा एक्शन था। और जहाँ पे गिरावट देखने को मिली उसमें PSU, एनर्जी, तेल गैस और IT इंडेक्स, ये ऐसे सेक्टर्स थे जो कि कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे थे। निफ्टी के टॉप गेनर्स की बात करें तो उसमें ग्रासिम एक सीमेंट प्ले है, टाटा कंज्यूमर, एयरटेल, टाटा स्टील, ये निफ्टी के टॉप गेनर थे। और लूजर्स की अगर आप बात करेंगे तो उसमें टाटा मोटर्स, विप्रो, NTPC, M&M, ये गिरने वाले शेयरों की सूची में सबसे ऊपर नजर आ रहे थे। तो सर, ये जो कंजम्पशन रिलेटेड प्ले चल रहा है, हमारे साथ जितने भी एनालिस्ट जुड़ रहे हैं, इनफैक्ट मैं ज़्यादातर एनालिस्ट से ये सवाल पूछ सकता हूँ कि कंज्यूमर ड्यूरेबल और FMCG जिस तरह से अब ये कंजम्पशन वाला प्ले बाजार में एक्टिव हो रहा है, कल के सेशन में भी टाटा कंज्यूमर, GCPL, बैक्टर फूड्स, वरुण बेवरेजेस, TVS इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके अलावा PG इलेक्ट्रोप्लास, ब्लू स्टार जैसी कंपनियां काफ़ी एक्टिव कल के सेशन में हमने होती हुई देखी हैं। कोई स्टॉक दर जो आपके रडार पे हो, जो आपको पसंद हो, जो कि अभी भी खरीदे जा सकते हो? देखिए, मतलब अभी तो वैल्यूएशन बहुत सारी कंपनियों के बढ़ चुके हैं, क्योंकि अगर आप एफएमसीजी की देख लें, बात कर लें, या फिर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की बात कर लें, लगातार 2-3 महीनों से इन जो है स्टॉक्स में काफ़ी बढ़त देखी जा चुकी है। एटलीस्ट है, मुझे लगता है कि जहाँ तक मैं जो लास्ट देख रहा था 30% के ऊपर की बढ़त ऑलरेडी आ चुकी है। नंबर्स भी सपोर्टिव हैं। अगर ड्यूरेबल्स की बात करें, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में वर्लपूल की बात कर लें, नंबर्स थोड़े अच्छे रहे थे। वोल्टास, ब्लू स्टार की बात कर लें तो इनके नंबर्स काफ़ी अच्छे रहे, क्योंकि हीट वेव काफ़ी थी, और जो है रूरल एरियाज में देख लें तो इनकी कह लें कि प्रोडक्ट्स नदारद थे, सेल्फ में नहीं थे, तो उसके कारण इनकी बिक्री अच्छी हुई है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है। और आई थिंक जो वेदर कंडीशंस हैं वो रहेंगी, तो निचले स्थानों पर मुझे लगता है कि ब्लू स्टार हो या वोल्टास हो, इनको देखना चाहिए। इस स्पेस में ये कंपनियां काफ़ी अच्छी लगती हैं। तो केवल ब्लू स्टार और वोल्टास, ये दो ऐसे नाम हैं जो कि संतोष सर बता रहे हैं कि इस पूरे कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस में आप चाहें तो अपने रडार पर रख सकते हैं, यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है लोअर लेवल्स पे। बैंकिंग की बात हमने कल इनफैक्ट ऐसा दिन था जब PSU और प्राइवेट दोनों तरह के बैंक्स में हमने देखा काफ़ी अच्छी खरीदारी हो रही थी। उसके बारे में सर आपने बातचीत कर ली है, मैं ज़रा अब जल्दी से बाजार की जो ब्रेड्थ है उसकी तरफ जाना चाहूँगा। कल NSE पे हमने देखा फिर से जो बुल्स हैं वो हावी होते हुए नजर आए हैं। कल भी ऐसा रुझान था जब करीब 1600 शेयर ऐसे हैं जो कि मजबूती के साथ बंद हुए और 950 शेयरों के आसपास में हमने गिरावट बनती हुई देखी। मिड कैप इंडेक्स करीब 400 अंक उछल के बंद हुआ और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी 250 अंकों से ज़्यादा की कल हमने तेज़ी बनती हुई देखी। और इंटरडे हाई जो था स्मॉल कैप इंडेक्स का 55,773 का, उसके
आसपास उससे करीब 175 अंक गिरकर हमने देखा कि स्मॉल कैप इंडेक्स में जो क्लोजिंग है वो देखने को मिली। लेकिन मिड कैप इंडेक्स आप देखेंगे एक हफ्ते में 4% और 6 महीने में करीब करीब 20% के आसपास का उछाल दर्ज कर चुका है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ब्रोडर मार्केट्स काफ़ी एक्टिव थे और इनफैक्ट कल जो मेन फ्रंटलाइन इंडाइसिस हैं उनके मुकाबले कल जो छोटे मुझोले शेयरों के इंडेक्स हैं उनमें ज़्यादा एक्शन देखने को मिल रहा था। कुछ स्टॉक एक्टिव थे सर कल के सेशन में, कुछ नाम आपके सामने रख रहा हूँ। वेरॉक इंजीनियरिंग एक स्टॉक है, मॉर्पिन लैब है, कल्याण ज्वेलर्स है जहाँ पे कुछ डेवलपमेंट हुए हैं, आइनॉक्स ग्रीन, ये कुछ मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक ऐसे थे जिनमें काफ़ी अच्छा एक्शन बनता हुआ दिख रहा है। कोई ऐसा स्टॉक जो आपके रेडार पे हो जहाँ पे अभी भी आपको लगता है कि मोमेंटम जारी रहेगा, या और कोई छोटा मुझोला स्टॉक जो आपको लगता है कि यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है? तो देखिए, मुझे लगता है कि जितने भी नाम लिए हैं आपने उसमें वैरॉक इंजीनियरिंग में मैं देख रहा था, क्योंकि आज सुबह से ही इसमें रुझान काफ़ी तेज़ थे और काफ़ी अच्छे जो है प्राइस वॉल्यूम एक्शन देखने को मिला है। अगर नंबर्स को देखेंगे तो पिछले जो है कुछ सालों में, पिछले अगर 2-3 साल पहले जाकर देखें वैरॉक में, तो उसमें काफ़ी इनके अदर इनकम लॉसेस काफ़ी ज़्यादा हुआ करती थी, जो कि अब ख़त्म हो चुका है। और मुझे लग रहा है कि अब जो है कंपनी धीरे धीरे पटरी पर आई है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिहाज से 700 करोड़ के ऊपर की ऑपरेटिंग प्रॉफिट लास्ट ईयर उन्होंने पोस्ट की है, 774 करोड़। टीटीएम पे 765 करोड़ के आसपास की प्रॉफिट है। तो और कंपनी जो है अगर प्राइस देख लें तो उससे 18 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग रेशियो पर कंपनी अवेलेबल है। तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छा प्रपोजिशन है कि इस कंपनी को देखा जा सकता है। ऑटो इंसुलरी कंपनी है और मुझे लगता है कि ये एक जो है फ्यूचर प्रोबेबल कैंडिडेट हो सकता है। ओके, ऑटो एंसिलरी प्ले है, 18 के पी मल्टीपल पर अवेलेबल है, तो यहाँ पे रुझान अच्छा दिख रहा है, तो आगे के लिए इसमें खरीदारी के मौके बन सकते हैं। चलिए अब आज की तैयारी करते हैं। आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है। कल वीकली एक्सपायरी थी वायदा बाजार की, लेकिन उसके बावजूद भी बाजार किसी न किसी तरह 6 दिन से लगातार मजबूती के साथ ही बंद होने में कामयाब हुआ है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या 7वें दिन भी खरीदारी जारी रहेगी या बाजार में एक रिवर्सल देखने को मिलेगा। कल के सेशन में सर हमने देखा फर्टिलाइजर और केमिकल एक ऐसा पैक है जो कि कल के सेशन में काफ़ी एक्टिव था। इसमें आप आरसीएफ देखिए, फैक्ट देखिए, एनएफएल देखिए, ये कुछ फर्टिलाइजर स्टॉक्स है जो कि काफ़ी एक्टिव थे। और केमिकल स्पेस में तो बहुत सारे स्टॉक्स थे, जिसमें आप जुबिलेंट इंग्रेविया, आर्कियन केम देखिए, एसआरएफ देखिए, अल्काइल अमीन्स देखिए, बालाजी अमीन्स देखिए, डीसीडब्ल्यू, लंबी लिस्ट है केमिकल शेयरों की जहां पे काफ़ी अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। तो ये जो फर्टिलाइजर केमिकल शेयरों में तेज़ी दिख रही है सर, ये लंबी रहने वाली है, टिकाऊ नज़र आ रही है? कोई स्टॉक जो आपको पसंद आ रहे हो इस स्पेस से? तो देखिए, जो केमिकल फर्टिलाइजर, बेसिकली फर्टिलाइजर एंड केमिकल जो स्पेस है उसमें मुझे प्राइवेट सेक्टर की तरफ ज़्यादा समझ में आता है। जैसे चंबल फर्टिलाइजर कह लें, कोरोमंडल इंटरनेशनल है और दीपक फर्टिलाइजर है। ये तीन कंपनियां हैं, बट नॉट एट दीज लेवल, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी बड़े गेन हो चुके हैं स्टॉक में। तो यहाँ पर वेट करना चाहिए कि क्योंकि गेन के बाद लेते हैं तो रिस्क होता है कि कोर्स करेक्शन हो जाए उसमें। तो जब कोर्स करेक्शन हो तब उसमें आप एंटर करें तो तब जो है आपके लिए वो रिस्क रिवॉर्ड प्रपोजिशंस बेटर होते हैं। तो ये तीन कंपनियां हैं जहाँ पर कि बेहतर नतीजे, बेहतर आउटलुक हैं। इनको देखा जा सकता है एट लोअर लेवल्स। एक बार रिपीट करेंगे सर, मैं नाम सुनना भूल गया, यहाँ पे मिस कर गया सर। कोरोमंडल इंटरनेशनल ये कंपनी है, दूसरी है चंबल फर्टिलाइजर और तीसरी है दीपक फर्टिलाइजर। परफेक्ट सर, तो एक हो गया कोरोमंडल, दूसरा चंबल फर्टिलाइजर और तीसरा है दीपक फर्टिलाइजर। यहाँ पे आप खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा करेक्शन होने दीजिए, नीचे आते हैं तो आप यहाँ पे बाइंग करके चल सकते हैं। कल हमने सर जो मिड कैप फार्मा शेयर है उनमें तो इनफैक्ट एक फिनोमिनल रन देखने को मिल रहा है, लगातार इसमें खरीदारी होती हुई नजर आ रही है। रोज कोई ना कोई नया नाम उभर के सामने आता है। मोरपिन लैब्स हुआ, बल फार्मा हुआ, मार्क्सन्स फार्मा, न्यूलैंड लैब्स, सुवेन फार्मा और नेटको फार्मा। इनफैक्ट कल परसों हमारे साथ कोई एनालिस्ट जुड़े थे, उन्होंने रिकमेंड भी किया था इस पूरे फार्मा स्पेस में, वो भी कल काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होता हुआ नजर आया। तो ये जो मिड कैप फार्मा शेयरों में एक जो यूफोरिया देखने को मिल रहा है सर, उसको आप कैसे रीड कर रहे हैं? जिस तरह से नतीजों से पहले हमने आईटी शेयरों में शुरुआत देखी थी तेज़ी की, वैसा ही कुछ रुझान मिड कैप फार्मा स्पेस में भी देखने को मिल रहा है। क्या बाजार डिफेंसिव की तरफ ज़्यादा फोकस कर रहा है, या एफआईएस की खरीदारी हो रही है, या फिर ये सेक्टर पिछड़ा हुआ था इसलिए यहाँ पे खरीदारी हो रही है? तो देखिए, थोड़ी तो कम समझ है मेरे को फार्मा में, बट फार्मा जिस तरह से रिबाउंड हुए हैं, मुझे लगता है कि डेफिनेटली मार्केट कहीं ना कहीं आईटी और फार्मा को और एफएमसीजी भी जुड़ चुका है। तो कहीं ना कहीं ज़्यादा एग्रेशन में न जाते हुए डिफेंसिव की तरफ ऐसा लग रहा है कि मार्केट का जो कह लें कि टैक्टिकल एलोकेशन जैसे होते हैं, तो उधर की तरफ आईटी डिमांड में आ गई, एफएमसीजी डिमांड में आ गया और फार्मा डिमांड में आ गया। तो ये तीनों सेक्टर्स अगर आप देखें तो ये क्रोनोलॉजी जो है वो
कहीं ना कहीं डिफेंसिव की तरफ जाते हुए दिख रही है। और मुझे लग रहा है कि शायद एक रीजन ये हो सकता है कि मार्केट इतना बढ़ा हुआ हो, अपॉर्चुनिटी हमको नहीं ज़्यादा मिल रही हो, तो ये डिफेंसिव स्टॉक के साथ रहना ज़्यादा प्रूडेंट आइडिया हो सकता है। ओके, कोई स्टॉक्स और आपको पसंद हो जो कि आईटी, फार्मा या एफएमसीजी से? देखिए आईटी, आईटी में बेसिकली अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि डेटा एनालिटिक्स हो या फिर एआई की तरफ जो कंपनियां काम करती हों उसमें आपको देखना चाहिए। और लेकिन उसमें भी चूंकि जैसा मैंने बताया कि ऑलरेडी मार्केट उस चीज़ को रिकग्नाइज करके सारी चीज़ें बढ़ चुकी हैं। हमने पहले कई बार बात की है जेंसार टेक्नोलॉजी, बिरला सॉफ्ट, लेकिन नॉट एट दिस लेवल। उस पर अगर कोई करेक्शन हो एआई के लिए है। लेटेंट व्यू एनालिटिक्स जो कि डेटा एनालिटिक्स में है वो काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये कुछ चीज़ें जो कि प्रोडक्ट रिलेटेड या फिर आने वाले टाइम पे एआई रिलेटेड हैं, वहाँ पर लगती है कि अपॉर्चुनिटी साइज ज़्यादा होगी। चूंकि फार्मा मुझे बहुत कम समझ आता है तो मैं उधर ज़्यादा नहीं इन्वेस्ट करने की सलाह देता हूँ। उसमें हेल्थ केयर में आप अगर देखें दूसरी तरफ हॉस्पिटल्स ज़्यादा मुझे ठीक लगते हैं। और हॉस्पिटल्स में अपॉर्चुनिटी इंडिया में काफ़ी ज़्यादा होगी, बिजनेस सिंपल होते हैं। वहाँ पर अगर आप देखें तो मेरी जो सबसे पसंदीदा चीज़ है वो किम्स है। बट मैंने आपके चैनल पर कई बार बोला भी है किम्स नॉट एट दीज लेवल्स, बट करेक्शन हो तो देखें क्योंकि एक्सपेंशन। ठीक है, तो फार्मा के मुकाबले हेल्थ केयर स्टॉक्स ज़्यादा पसंद है, जिसमें किम्स हुआ। ये एक स्टॉक सर ने पहले रिकमेंड किया भी है, तो यहाँ पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं। और आईटी में जो प्रोडक्ट रिलेटेड या फिर जो एआई से जुड़ी कंपनीज हैं, जिसमें आप जेंसा टेक दे सकते हैं, बिरला सॉफ्ट हुआ, लेटेंट व्यू हुआ, इनमें अगर कोई करेक्शन आता है तो आप यहाँ पे ज़रूर खरीदारी करके चल सकते हैं। क्योंकि बाजार का फोकस आप देखिए थोड़ा सा डिफेंसिव की ओर हो रहा है, जैसे जैसे बाजार रिकॉर्ड हाई की तरफ बढ़ रहा है, तो यहाँ पे आप फोकस कर सकते हैं। सर आप कुछ कह रहे थे, आपका सिग्नल ब्रेक हो गया था, आप प्लीज़ कंप्लीट कीजिए अपनी बात। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उसमें चूंकि इंडिया में अगर आप देखें हेल्थ केयर जो है और विशेषकर जो हॉस्पिटल की सुविधाएं कम हैं और डॉक्टर्स अवेलेबल जो है जितने पेशेंट हैं उस हिसाब से जो डॉक्टर्स हैं या आबादी के पीछे जो डॉक्टर्स हैं वो कम हैं। और उस लिहाज से मुझे लगता है कि हॉस्पिटल की सुविधाएं बढ़नी चाहिए और लोग आजकल अच्छी हॉस्पिटल की सुविधाएं प्राप्त करने के लिए पैसे खर्च करने को तैयार हैं। तो जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वो इंडस्ट्री मुझे लगता है कि आने वाले 5 से 10 सालों में काफ़ी अच्छा करेगी। और उसमें मेरी जो सबसे बड़ी पसंद है वो किम्स है, जो कि वैल्यूएशन वाइज और अपॉर्चुनिटी साइज वाइज। बट इवन देन जितने भी हॉस्पिटल्स हैं अलॉन्ग विद जितने अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, नारायण हृदयालय की बात कर लें या फिर फोर्टिस की बात कर लें, मेदांता की बात कर लें, ये तमाम हॉस्पिटल्स हैं जो कि काफ़ी एग्रेसिव एक्सपेंशन प्लान है, वहाँ पर गिरावट में जरूर पोर्टफोलियो में जगह दी जा सकती है। ठीक है, तो गिरावट पर फार्मा की बजाय हेल्थ केयर स्टॉक्स पे ज़्यादा फोकस किया जा सकता है। हॉस्पिटल स्टॉक्स हुए, किम्स हुआ, फोर्टिस हुआ, मेदांता हुआ, एनएच यानी कि नारायण हृदयालय, इन पर आप चाहें तो फोकस करके चल सकते हैं। जिस तरह से बाजार भी अब डिफेंसिव की ओर ज़्यादा रुझान दिखा रहा है। कल के सेशन में सर हमने देखा टेक्सटाइल स्टॉक्स पे कुछ वापस खरीदारी का रुझान लौटता हुआ दिखा है, जिसमें आलोक इंडस्ट्रीज है, सुतलेज टेक्सटाइल्स है, लंबोदरा, रूबी मिल्स, किटेक्स गारमेंट्स, केपीआर मिल्स, कई कई सारे स्टॉक्स हैं जो कि कल के सेशन में एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं। क्या थोड़ा लंबी तेजी के लिए तैयार हो रहा है ये सेक्टर सर? कहना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि टेक्सटाइल में अगेन इज अ कमोडिटी प्ले और कमोडिटी प्ले में कॉटन की कीमतें काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती हैं। दूसरी चीज़ है कि चूंकि बांग्लादेश में जो है वहाँ पर काफ़ी जो है डिस्टेबलाइज हुई थी गवर्नमेंट और उसके बाद अभी इंटरिम गवर्नमेंट है। तो वहाँ से कुछ स्केप्टिक्स हैं कि वहाँ की इंडस्ट्री शायद उतना अच्छा ना करे, डिसरप्शंस हो वहाँ पर। तो उसके लिहाज से इंडियन जो है यहाँ के जितने भी टेक्सटाइल कंपनी उनको फ़ायदा होगा। केपीआर में जैसे आपने बताया ये काफ़ी अच्छी कंपनी है, लोअर लेवल्स पे इसको देखा जा सकता है। गोकुलदास एक्सपोर्ट मुझे अच्छा लगता है कि अगर वो लोअर लेवल्स पे मिले तो उसको देख सकते हैं। ट्राइडेंट बोल के कंपनी है उसे देखा जा सकता है, बट नॉट एट दी लेवल, थोड़ा सा घटे तो वहाँ पर जरूर देखें। ठीक है, थोड़ा सा करेक्शन होने पर गोकुलदास एक्सपोर्ट्स, ट्राइडेंट और केपीआर मिल्स जैसे स्टॉक्स को आप देख सकते हैं अगर आपका टेक्सटाइल स्टॉक्स की ओर रुझान है। कल हमने सर रेस्टोरेंट स्टॉक्स में भी खासतौर पे जो क्यूएसआर चेन्स वाली कंपनियां हैं, इसमें देवयानी हुई, जुबलेंट फूड वर्क्स हुई या फिर वेस्टलाइफ फूड हुई, इनमें भी काफ़ी अच्छा रुझान बनता हुआ दिखा। बावजूद इसके कि खबर ऐसी थी कि इन कंपनियों को अपने जो मेनू है, जो अपने ये शो करते हैं, डिशेस का नाम देते हैं, उसके सामने जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है उसको भी दिखाना होगा। तो FSSAI की ओर से हो सकता है कि कुछ कंपनियों को नोटिस भी जारी किए जा सकते हैं, ऐसा कल न्यूज़ फ्लो था। लेकिन उसके बावजूद जो तेज़ी बन रही है, क्या ये इशारा कर रहा है कि जितने भी ये बड़ी कंपनियां हैं या फिर जो वेल एस्टैब्लिश्ड नाम हैं,
ये ऑलरेडी कंप्लायंट हैं और इनको इस तरह का कोई डर नहीं है? देखिए, अब उन्होंने कहा कि फूड वैल्यू बताना पड़ेगा कि आप क्या फूड वैल्यू दे रहे हैं और किस प्राइस पे दे। प्राइस तो बताते हैं बट फूड वैल्यू क्या दे रहे हैं, मतलब किस वैल्यू की चीज़ आप मुहैया करा रहे हैं अपने इनको कस्टमर्स को। अब जो अनऑर्गेनाइज प्लेयर है उनको तो पता ही नहीं है क्या फूड वैल्यू दे रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ी समस्या हो सकती है। लेकिन जो ऑर्गेनाइज प्लेयर्स हैं उनके पास ऑलरेडी चूंकि उनका सारा चीज़ जो है वो ऑर्गेनाइज्ड है, तो उनको पता है कि क्या चीज़ें दे रहे हैं, किस स्टैंडर्ड की चीज़ें दे रहे हैं, तो उनके लिए आसान होगा। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं फॉर्मलाइजेशन की तरफ जा रही है चीज़ें, और अगर रेगुलेटर की तरफ से आएगी और उसका पूरा फायदा जितने भी ऑर्गेनाइज प्लेयर्स हैं या क्यूएसआर प्लेयर्स हैं उनको हो सकता है। और इंडिया में फूड चेन की बात कर लें या फूड की बात कर लें, जितने भी रेस्टोरेंट हैं, मोस्ट ऑफ द रेस्टोरेंट जो हैं वो अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स हैं, लोकलाइज प्लेयर्स हैं। तो उसमें जो ग्रोथ का जो कह लें कि अपॉर्चुनिटी है वो क्यूएसआर के लिए काफ़ी ज़्यादा है। इवन अभी तक नंबर्स सही नहीं आए हैं, किसी भी कंपनी के नंबर्स को देख लें, बीट सफायर, वेस्ट लाइफ कह लें, आप देवयानी कह लें या जुबलेंट फूड कह लें। हाँ जरूर, थोड़ा सा जो नीचे गिरते थे वो कम हुए हैं नंबर थोड़े, तो उस लिहाज से चीज़ें थोड़ी ठीक हुई हैं। दिख रहा है कि अब जो नीचे बॉटम बन रहे थे वो नहीं बन के हायर बॉटम बनने की चीज़ें हो रही हैं, तो इसका मतलब है कि आने वाले टाइम पे शायद टर्न अराउंड हो चीज़ें। तो उस लिहाज से इस पूरे सेक्टर में मुझे लगता है देवयानी, जुबलेंट फूड, इन चीज़ों को देखना चाहिए। तो देवयानी और जुबिलेंट फूडवर्क्स आपको पसंद है, आप कह रहे हैं। और इन क्यूएसआर कंपनियों के अलावा सर हमने देखा कल भले ही हम मानसून के मिड में हैं, अभी जुलाई में मानसून की शुरुआत होती है, अगस्त में हम अभी बैठे हैं, तो उस लिहाज से अभी मानसून ख़त्म तो नहीं हुआ, लेकिन सीमेंट शेयरों में कुछ कुछ ऐसे पॉकेट्स हैं जहाँ पे खरीदारी आना शुरू हो चुकी है। मैं कुछ नाम आपके सामने रखना चाहता हूँ, जैसे रैमको सीमेंट्स हुआ, जेके सीमेंट हुआ, उदयपुर सीमेंट, ग्रासिम, हिडलबर्ग, डालमिया भारत सीमेंट। ये कुछ पॉकेट्स हैं जो कि कल के सेशन में काफ़ी एक्टिव होते हुए नज़र आ रहे थे। तो क्या जो पोस्ट मॉनसून एक डिमांड आती है सीमेंट कंपनियों को लेकर, क्या बाजार उस चीज़ को फैक्टर इन करना शुरू हो गया है? कोई सीमेंट कंपनी जिसमें आप खरीदारी करने की सलाह देंगे? देखिए, बहुत मुझे लगता है कि इसमें बहुत दिनों से सीमेंट्स जो है वो सेलेक्टिव मूव्स रहे हैं, ऊपर जाता है फिर नीचे आ जाता है। कोई बहुत सैक्रोसेंट मूव अगर ग्राजिम को छोड़ दें या फिर इंडिया सीमेंट जहाँ पर डील की बात हुई थी, और उन चीज़ों को हटा दें, तो बहुत सारी चीज़ें आपको ऊपर के भाव पे नहीं दिखती हैं। तो मुझे लगता है कि एक पॉकेट जो कि पूरी तेजी से थोड़ा सा साइडवेज रहा है वो है सीमेंट पैक, और उसमें रैमको सीमेंट जैसा आपने बताया वो अच्छी कंपनी है, साउथ की कंपनी है। उसको देखा जा सकता है। और उदयपुर की जहाँ तक बात है, उसमें तो एक मर्जर आ चुका है कि इनकी जो पेरेंट कंपनी है उसके साथ मर्ज हो जाएगी, तो मर्जर रेशियो इनके खिलाफ था। तो उदयपुर सीमेंट जो है वो तकरीबन 42-43 के पास था, वहां से घटकर जो है एक बार 48 भी बिका था, अभी हाल फिलहाल में घटकर 32-33 हो गया था, लेकिन क्योंकि मर्जर रेशियो इनके अगेंस्ट था। दूसरी चीज, स्टार सीमेंट बोल के एक कंपनी है जो कि सेंचुरी प्लाई वालों की है, नॉर्थ ईस्ट में ऑपरेट करती है, ये मुझे अच्छी लगती है, और डिस्क्लोजर ये मेरे इंडिविजुअल पोर्टफोलियो में भी है। चलिए ठीक है। रैमको सीमेंट और स्टार सीमेंट, ये कुछ ऐसी कंपनी, स्टार सीमेंट तो इनफैक्ट अगर मुझे सही पता है तो ये नॉर्थ ईस्ट में ऑपरेट करने वाली कंपनी है, राइट? जी। चलिए, तो रैमको सीमेंट ये साउथ का एक प्ले है और स्टार सीमेंट जो कि नॉर्थ ईस्ट में ऑपरेट करती है, इन दोनों शेयरों पर आप चाहें तो फोकस करके चल सकते हैं। कल के सेशन में हमने देखा सर जोमेटो और पेटीएम दोनों में जो एक पेटीएम का टिकटिंग कारोबार है उसको लेके जो डील का अनाउंसमेंट हुआ था, हालांकि परसों शाम को हुआ था, कल दोनों स्टॉक्स रिएक्ट करते हुए नजर आए थे। दोनों स्टॉक खुले ऊपर थे, लेकिन बाद में हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग होती हुई दिखी है। तो क्या ये सेल ऑन न्यूज़ था या आपको लग रहा है कि कुछ डिटेल्स ऐसी थी डील की जो कि बाजार पहले रीड नहीं कर पाया, बाद में समझ आई? मुझे तो पहले दोनों के बिजनेस मॉडल समझने में बहुत दिक्कत होती है। पेटीएम स्पेशली जो है मुझे एकदम नहीं समझ में आता, क्योंकि कैश फ्लोज उनके बिजनेस और बहुत ही मतलब कह लें कि क्लमजी बिजनेस, और ये मेरे समझ के बाहर के, क्योंकि मैं सिंपल बिजनेस को ज़्यादा एनालाइज करता हूँ। तो वो समझ के बाहर है। जोमेटो में डेफिनेटली अभी ब्लिंकिट प्रॉफिटेबल हो गया, प्रॉफिट आने लगी है जोमेटो में, बट अगेन वैल्यूएशन बहुत ऊपर है। आप देखें 2,27,000 करोड़ का मार्केट कैप है जोमेटो का, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो लास्ट क्वार्टर, जो लास्ट टीटीएम बेसिस पे देखेंगे तो 267 करोड़ है। तो जो गैप है बिटवीन दी जो कमा रहे हैं आज के दिन में और जो मार्केट कैप है, तो फ्यूचर कहाँ तक की कमाई को फैक्टर कर लिया मार्केट, इज वेरी डिफिकल्ट। स्केलेबल डेफिनेटली बिजनेस है कि हो सकता है कि थोड़ा सा फीस चेंज कर दें तो बहुत बड़ा पैसा आ जाएगा, लेकिन अगेन
एट द सेम टाइम कंज्यूमर बिहेवियर भी चेंज हो जाएगा अगर कोई भी फी स्ट्रक्चर चेंज करते हैं तो, क्योंकि इंडिया में जो कस्टमर है वो बहुत ही प्राइस सेंसिटिव होते हैं। बहुत तो सेंसिटिव है। मेरे को बहुत स्केप्टिज्म है बिजनेस को लेकर और प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर। और एक ऐसे बिजनेस को जो जो कि ट्रांसफर किया गया है, जो कि टिकटिंग का बिजनेस था, हम्म। अगर आप देख लें पीवीआर आइनॉक्स, वो जो कि सिनेमा हॉल ऑपरेट करते हैं, वो ज्यादा पैसे नहीं कमा पा रहे हैं। अब वो कैसे टिकट बेच के पैसे कमाएंगे? वेरी डिफिकल्ट है। तो जोमेटो पेटीएम में क्या करना चाहिए सर? सो बियॉन्ड माय परसेप्शन, मैं तो मैं तो दूर रहता हूँ, जो समझ में नहीं आती चीज उससे मैं दूर रहता हूँ एकदम। चलिए ठीक है, जो शेयर समझ आ रहे हैं फिर सर मैं उसकी तरफ चलता हूँ। आप कौन से स्टॉक ऐसे हैं जो आपको लगता है कि अभी खरीदारी करनी चाहिए, जो आप हमारे लिए चुनकर लाए हैं, कोई पिक्स? देखिए, एक कंपनी है लक्ष्मी ऑर्गेनिक। ये बिजनेस अगर मैं देख रहा था तो इनके बिजनेसेस में अगर आप देखें, प्रॉफिटेबिलिटी के लिहाज से लास्ट के 2-3 साल केमिकल के लिए थोड़े खराब रहे हैं। लेकिन अब धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि अब धीरे धीरे टाइम शायद ठीक हो रहा है कंपनी। लेकिन कैपेसिटी बिल्टअप काफी ज्यादा की है कंपनी ने। और कह रही है कि 2028 तक 1100 करोड़ रुपए अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग में कंपनी लगाएगी, और अपने रेवेन्यू और एबिटा को 2028 तक डबल करने की बात कह रही है कंपनी। कंपनी के प्राइस को अगर देखेंगे तो लिस्टिंग के बाद जो गेन हुआ था उसके बाद एक कहने के राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन की तरह हो रहा है। और एट द सेम टाइम जिसे हम कंसोलिडेशन कहते हैं, उसी कंसोलिडेशन पीरियड में कंपनी अपनी कैपेबिलिटीज को बिल्ड कर रही है। मुझे लगता है सम गुड टाइम टू एक्यूमुलेट दिस स्टॉक। लंबी अवधि के लिए नजरिया रखना चाहिए। इवन अगर आप स्मॉल मतलब कम दिन के लिए भी रखना है तो 270 के नीचे का स्टॉप लॉस रखें। 320, 300, 325 से 350 तक के लगते हैं एकदम टारगेट होने चाहिए। बट अगर लंबी अवधि के लिए हम लोग जब कभी भी लेते हैं स्टॉक तो स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं, क्योंकि बिजनेसेस अगर खराब नहीं होते हैं या ऐसी कोई चीज नहीं होती कि बिजनेस ही वायबिलिटी खत्म हो जाए, तब तक तो रखना चाहिए स्टॉक। और मुझे लगता है कि ये कंपनी काफी अच्छा बिल्डअप कर रही है। कुछ सालों पहले इन्होंने क्लैरियंट से कुछ डीडीपी जिसे डायकेटिंग कहते हैं उसको लिया था इन्होंने, और उसके बाद धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बिल्डअप कर रहे हैं। ये काफी पैसे लगा रहे हैं और एक्सपोर्ट मार्केट काफी अच्छा है इनका। कुछ कुछ आइटम्स में ये टॉप 5 जो है सप्लायर हैं दुनिया में। तो मुझे लगता है कि ये कंपनी अच्छा कर सकती है। धीरे धीरे इसमें एक्यूमुलेट करना चाहिए। ठीक है, तो ये जो 325 350 के टारगेट है सर, ये मीडियम टर्म के हैं, कोई लॉन्ग टर्म का टारगेट भी है? लॉन्ग टर्म के टारगेट तो मुझे लगता है कि जैसे जैसे इनकी कैपेसिटी बिल्टअप होगी और धीरे धीरे जैसे कंपनी कह रही है कि 2028 में रेवेन्यू और एबिटा डबल हो सकते हैं, तो प्राइस क्यों नहीं हो सकता? बहुत ही सिंपल है कि प्राइस क्यों नहीं हो सकता है। प्राइस भी हो सकता है, बट अगेन यू विल हैव टू होल्ड इट फॉर लॉन्गर पीरियड। ठीक है, तो लंबी अवधि के लिए अगर आप होल्ड करते हैं, जैसे कि कंपनी भी कह रही है कि हम अपना बिड्डा और रेवेन्यू FY28 तक डबल करने की यहाँ पे इच्छा रखते हैं, तो 283 का प्राइस है, तो ये प्राइस क्यों नहीं डबल हो सकता? फिर ये 550-600 रुपये के जो प्राइजेस हैं वो भी आ सकते हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए या मीडियम टर्म के लिए 325 350 के टारगेट के लिए आप लक्ष्मी ऑर्गेनिक में खरीदारी करके चल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आज हमारे साथ शामिल होने के लिए। कोई डिस्क्लोजर जो आप शेयर करना चाहेंगे? जो पिक्स आपने दी हैं वो तो है ही है, उसके अलावा जो स्टॉक्स की बात हुई है उनमें? देखिए, मोस्ट ऑफ दी स्टॉक्स जो है कभी हम लोग जो बात करते हैं, क्योंकि हमारा वेस्टेड इंटरेस्ट होता है, तो आपने जब कभी भी खरीदना चाहिए अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से जरूर उसके बारे में ठोक पे जाकर पूछ लें, क्योंकि ये स्टॉक्स हमारे पोर्टफोलियो में कभी रहते हैं, कभी बाहर, कभी अंदर। मतलब मेरा एक वेस्टेड इंटरेस्ट एक हमारे इन्वेस्टेबल कह लें कि जो होराइजन है उसके अंदर रहते हैं, तो कभी इन कभी आउट रहते हैं। तो एक वेस्टेड इंटरेस्ट जरूर है इन सारे स्टॉक्स में। चलिए, बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे, विश यू अ वेरी गुड डे सर। थैंक यू वेरी मच। चलिए, तो क्या खरीदें क्या बेचें में आज के लिए बस इतना ही। लेकिन सुबह 10:30 बजे बीच बाजार में जुड़ना मत भूलिएगा। मेरे सहयोगी विवेक मित्तल आपके साथ जुड़ेंगे। विदेशी बाजारों में क्या हलचल हो रही है, उसका घरेलू बाजारों पर किस तरह का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, छोटे मझोले शेयरों पर किस तरह की हलचल हो रही है, कहाँ खरीदारी करने के मौके बन रहे हैं, ये सब बीच बाजार में सुबह 10:30 बजे सोमवार से शुक्रवार। तो क्या खरीदे क्या बेचे में आज के लिए बस इतना ही। 6 दिन से बाजार तेज है, उम्मीद करते हैं कि आज 7वें दिन में बाजार में भी वीकली क्लोजिंग जो है वो मजबूती के साथ ही देखने को मिले। इसी उम्मीद के साथ आप मुझे दीजिए इजाज़त। अब आपसे सोमवार को मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।